Hello, namaste and welcome back to the channel. In today's podcast, we have a very special guest with us, Dr. Ravi R. Pandey, who have more than 10 years of experience as a dentist and a business owner. So ये वाले podcast में हमने काफ़ी मेजर चीज़ों पे बात की है about the business problems, about the youngsters problem and about the healthy relationship के बारे में. So ये वाले podcast में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है. इसी के साथ साथ कुछ solutions पे भी हमने उनसे बात की है. तो आई होप आप ये वाला वीडियो एंटायर देखिए एंड समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनको आप बैटल एंड टैकल कर सकते हो इन दिस पॉडकास्ट. सो नाउ लेट्स मूव टू अ पॉडकास्ट. सो सबसे पहले सर वेरी वेरी वेलकम टू इनफंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम्स एंड वैल्यूज इन दिस पॉडकास्ट सीरीज. तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. Yes, I think Vignesh, thank you. You're doing an amazing job. I feel delighted and I feel honored that आपने मुझे इस podcast के through थोड़ी सी value add करने के लिए. So thank you so much. सर लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस. ठीक है. सो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे ऐसा बहुत टाइम से जानना था आपसे ये लाइक हाउ डिड यू डिसाइडेड टू बिकम अ डेंटिस्ट एंड अ बिजनेस ओनर इन मेडिकल इंडस्ट्री? Well, it's a very personalized kind of an answer. मुझे बचपन से ऐसा फील होता था कि मुझे एक ऐसी सर्विंग सेक्टर में जाना है जहाँ पे मैं एक जगह पे बैठा रहूँ और लोग मेरे पास आते रहें. सो हमारी डेंटिस्ट्री में कुछ ऐसा ही होता है वेर इन पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप. आप 2 साल के बच्चे से लेके 90 या 100 साल तक के सीनियर्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं. मेल फीमेल अलग अलग सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग आते हैं. तो लाइफ में बहुत कुछ देखने समझने सीखने मिलता है. साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं. कुछ पर्सनल बातें को सिखा जाता है, कोई प्रोफेशनल बातें, कोई बिजनेस की बातें सिखा के जाते हैं. सो आई थिंक डेंटिस्ट्री एक बूंद है बिकॉज हम एक जगह पर बैठे हैं, दुनिया के लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम उनकी लाइफ में पेन दूर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से दर्द को बाहर निकाल रहे हैं, उनको स्माइल दे रहे हो, साथ में वो हमें पैसे भी देते हैं. और एक जगह बैठ के अगर इतना सारा कुछ मिल रहा है तो आई थिंक इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा. तो दिस इज़ व्हाट जिससे मुझे डेंटिस्ट्री की तरफ खींचा और यस टुडे आई एम वेयर आई एम. ओके, दैट्स अ ग्रेट आंसर सर. सर मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर एज अ डेंटिस्ट और एज अ बिजनेस ओनर उसके व्यू पॉइंट के हिसाब से? मुझे ये लगता है कि डेंटिस्ट्री नहीं, हर हम ये जो आंसर है ये हम किसी भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं. मोस्टली जब हम बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ ये होता है कि हम सब कुछ खुद ही स्टार्ट कर लेना चाहते हैं. हम सोलोप्रेन्योर, हम अकेले ही सारी चीज़ें. इनिशियल में हमारे पास फंड्स की कमी होती है, हमारे पास टीम मेंबर्स की कमी होती है. हम बहुत सारे लोगों को हायर नहीं करते ये सोच के कि अगर हम 4 लोगों को हायर करेंगे तो 4 गुना सैलरी जाएगी. आई थिंक ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. हमें लोगों को ये सोच के हायर नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए एक्सपेंस होंगे. हमें लोगों को इसलिए हायर करना चाहिए बिकॉज वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं. से फॉर एग्जांपल हर बिजनेस में मार्केटिंग का पार्ट होता है, सेल्स का पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन होता है, फॉलोअप होता है एंड चीज़ें रिव्यू होती है. अगर एज अ बिजनेस ओनर अगर ये सारी चीज़ें सेल्स मार्केटिंग, अगर सेल्स और मार्केटिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है तो मेरा एग्जीक्यूशन का कौन ध्यान रखेगा? अगर मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो फिर मार्केटिंग और सेल्स सफ़र करता है. सो आई थिंक मुझे लगता है कि सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर की जर्नी, सिंगल पर्सन से टीम मेंबर अपनी टीम को बड़े करने में मैं इसकी विक्ट्री देखता हूँ. तो आई थिंक हमें सोलोप्रेन्योर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए. हाँ, हम 4, 5, 6 लोगों को नहीं रख सकते. एक समय 2 या 3 तक तो हमें पहुँचना चाहिए जहाँ पे अगर आप सही सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आपने हायरिंग बहुत सही तरीके से की है, आपने उनके रोल्स को बहुत डिफाइन किया है, जो भी आपके टीम मेंबर्स है अगर उन्हें पता है कि उन्हें क्या व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, इफ दे आर क्वाइट क्लियर एंड इफ दे आर कॉम्पिटेंट, तो आई थिंक कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा और प्रॉफिट आपका काफ़ी बढ़ेगा. अच्छा सर, जैसे आपने अभी लास्ट वर्ड यूज़ किया, बिजनेस का मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो विच इज़ अ प्रॉफिट, तो उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. एज अ बिजनेस ओनर हमें ये नहीं देखना है कि एज अ बिजनेस ओनर मेनी टाइम्स हम अपने स्टाफ या टीम मेंबर्स के साथ रिलेशंस बनाने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं.
और कितने बार क्या होता है कि समझो फॉर एग्जांपल यू आर आप हम सेम ऑफिस में काम कर रहे हो और आप मेरे दोस्त बन गए हो सकता है आपको एक काम दिया गया हो और आप उस काम में सफ़र कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हमने रिलेशन बना लिया है दोस्ती का, तो शायद हो सकता है मैं ये आपको कहने में हिचकिचाऊं, तो वहाँ पे एज अ टीम हम सफ़र करेंगे। सो हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जब हम एक बिजनेस के पार्ट है तो हमें वहाँ पे रिलेशंस नहीं, हमें वहाँ पे आर्मी बनानी है। वहाँ पे एक आर्मी होनी चाहिए और आर्मी का एक ये होना चाहिए, विक्ट्री, जीत जी। और ये तभी होगा जब प्रॉफिटेबिलिटी आपके ध्यान में, और आप प्रॉफिट तभी कर पाएंगे, आप एज अ बिजनेस ओनर एज अ टीम प्रॉफिट तभी बना पाएंगे जब आपके जो कंज्यूमर है, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके कस्टमर्स होंगे, अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आपके कस्टमर्स होंगे। आपके प्रोडक्ट में उतनी आपको वैल्यू ऐड करनी है या आपके सर्विस में उतनी वैल्यू ऐड करनी है कि सामने वाले को मोर वैल्यू फॉर मनी। अभी वो जमाना गया, पहले 100 रुपए का रिचार्ज होता था तो 80 रुपीज टॉक टाइम आता था, फिर 100 रुपए के रिचार्ज में 100 रुपीज मिलते थे। बट अभी जमाना है वैल्यू फॉर मनी नहीं, मोर वैल्यू फॉर मनी। अब लोग देखते हैं मैंने 100 रुपीज स्पेंड किए हैं तो मुझे 110 रुपए मिलने चाहिए, 100 रुपए का टॉक टाइम एंड 10 रुपीज मुझे कैश बैक भी चाहिए या लॉयल्टी पॉइंट्स। तो आई थिंक कि प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही ग्रो करती है और आपको अपने क्लाइंट जिनको आप सर्व कर रहे हो उनकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करो, उनका प्रॉफिट आप पहले देखो। अगर आप उनका प्रॉफिट सर्व कर रहे हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा और वो ऑटो पायलट मोड पे चलता रहेगा। ओके सर, इसी में अभी कैसा होता है, जो भी नए कमर्स है इन द बिजनेस बिल्ड ऑफ वैकेंसी ये मार्केट में आ रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? उनको ऐसा लगता है कि बस घुस जाएंगे मार्केट में एंड बस बैक टू बैक हम प्रॉफिट पे प्रॉफिट लेते जाएंगे। तो उसमें आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू कि उससे लोग ज़्यादा सफर करते हैं बेसिकली, पेशेंस कम है लोगों को उस लेवल पे, तो उस पर आपका कैसा है? आई थिंक पेशेंस हर एक फील्ड, आप इट इज सेम लाइक बोलते हैं ना कि पहले आपको एक झाड़ लगाना होगा, फिर आपको उसको पानी देना होगा, फिर आपको उसको खाद देना होगा। इतना करने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपका वो प्लांट, वो झाड़ उगेगा और फल देगा, यू नो। तो ऐसे ही है ना, यूथ जो होती है जब कोई बिजनेस प्लान बनाता है या बिजनेस में आते हैं तो सबको ये रहता है, सबके सपने रहते हैं कि यू नो पहले साल ये करके बढ़िया प्रॉफिट बनाएंगे, बट चीज़ें ऐसी नहीं चलती। हर वो बिजनेस में आपको पहले थ्राइव करना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है। पेशेंस इज की। अगर आप मार्केट को समझ रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, सही डायरेक्शन पे हो, आप कैरिड अवे नहीं हो रहे हो, यू नो, आप गलत सिचुएशन पे सरेंडर नहीं कर रहे हो। समझो से फॉर एग्जांपल हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब हमें फुटफॉल्स नहीं है, तो हम चीज़ें लॉस में जाके जस्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फुटफॉल्स, कुछ कस्टमर पाने के लिए हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को दाव पे लगा देते हैं और बाद में वो हमें पिंच होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी में या अपनी सर्विस की क्वालिटी में सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन वहीं पे हम हार रहे होते हैं। तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी में ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना होता है और सही डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल में आपको कैरिड अवे नहीं होना है, राइट मेंटोर्स, राइट बिजनेस प्लान के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे इसमें पेन आपने बताया कि जैसे पेशेंस रखना है हमें चीज़ हो गई, तो इसी में ऐसा भी है कि जैसे कि व्हेन इट्स कम टू स्टार्ट, तो स्टार्ट में कैसा होता है, सब चीज़ें माइंड में फास्ट चल रही होती है हर किसी के, कि हमने लाइक आज कंपनी स्टार्ट की है एंड विल बिकम अ ब्रांड। तो पेशेंस में ऐसी कोई चीज़ है या वी कैन से फैक्टर्स है जो हमें माइंड में पहले रखने चाहिए और फिर उसके बाद हमें उस पर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए? लाइक सब लोग पूछते रहेंगे, अगर बिजनेस रन करें तो सब पूछते हैं कितना पैसा वाला है, कितना पैसा वाला है, उसके लिए कुछ आंसर है? आई थिंक मैं ये भी कहूँगा कि हमें फुटफॉल्स गैदर करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नेम ऑफ द गेम इज रिटेंशन। और कोई भी इंसान रिटेन तब होगा जब उसको ब्रांड का मतलब, मैं ऐसे देखता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट अ ब्रांड। ब्रांड का मतलब सिर्फ एक लोगो हो जाना या कलर थीम हो जाना, ये आप पालोगे और आप सोचोगे आप ब्रांड हो, तो नहीं। ब्रांड का मतलब ये होता है आपके एब्सेंस में लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोग आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं। दैट मीन्स यू आर अ ब्रांड। तो और ब्रांड की रिकॉल वैल्यू होती है। ब्रांड का मतलब अगर हम मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं और अब बर्गर खाते हो तो हमें पता होता है कि अगली बार जब हम मैकडी में जाएंगे, हम वो पैसे देंगे तो हमें सेम वही टेस्ट मिलेगा। ऐसे ही जब आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसकी क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो कस्टमर, पेशेंट, कोई भी आपके पास सेकंड टाइम आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड टाइम भी आपको वही लेवल का सर्विस देना है। हो सकता है तो एक लेवल आपको ऊपर जाना है, इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए।
एंड डिटर्मिनेशन चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जैसे इसमें अपन ने प्रोडक्ट और सर्विस का अपन ने जैसे बात किया, तो इट्स दैट लाइक हाउ यू फील, बिकॉज आपका जो सर्विस है बेसिकली वो एक हैंड मैजिक है, राइट। एंड पूरे इंडिया को वो स्माइल करने के लिए आपको एक पास एक वो है लाइक गॉड गिफ्टेड, यस। तो उस पर आपको कैसा फील होता है? आई थिंक यहाँ से एक पॉइंट हमें और समझनी चाहिए कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप यू आर गेटिंग इनटू एनीथिंग, कोई वेंचर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पहले समझना है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है। हर किसी का कोई स्ट्रेंथ होता है, कोई वीकनेस होती है। आपको अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। एंड हर किसी के अंदर कोई गॉड का एक गिफ्ट होता है, तो आपके अंदर भगवान ने क्या गिफ्ट दिया। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करेंगे, आई एम वेरी सॉफ्ट हैंडेड, तो सॉफ्ट हैंडेड होना एक कला है, ये भगवान का मैजिक है। तो मैंने उस चीज़ को समझा। मैं बचपन में स्केचिंग में बहुत अच्छा था। मैं बचपन में ये जो वरिष्ठ वर्क वाला जो भी काम होता है, से कैरम खेलना, या स्केचिंग करना या क्राफ्ट करना, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था। तो डेंटिस्ट्री एक आर्ट वर्क है, तो शायद मुझे ये इंक्लिनेशन आ गया था कि ये डेंटिस्ट्री में जाके मैं आर्ट वर्क कर पाऊंगा। तो आई थिंक गॉड की गिफ्ट को समझना, उसको तराशना और आपके स्ट्रेंथ को समझना और उस पर वर्क करना, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन पे आप वर्क करते हो, तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है और सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। ओके, एंड इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि लाइक जो भी हमें गॉड से गिफ्ट मिल रही है, उसको राइदर हम एग्रेसिवली देखें कि अरे सिर्फ मेरे पास ही है, वी हैव टू पेशेंसली कामली उसे अपने पास रखना चाहिए। यस, आई थिंक गॉड का गिफ्ट है, हमें अपने गॉड के गिफ्ट को समझना है, उसको डे बाई डे अप्रिशिएट करना है, उसको और एनहांस करके बेटर करना है। हमें उस पर घमंड नहीं करना है कि सिर्फ ये मेरे पास है। अगर आपके पास कोई चीज़ है, से मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दूंगा, शायद गॉड का गिफ्ट है, बट उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन से ये चीज़ को बहुत आगे बढ़ाई है। वो 100 रन बनाते हैं तो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो डक पे आउट होते हैं तो भी प्रैक्टिस करते हैं। सो आई थिंक आपके पास कोई गॉड का गिफ्ट है तो आपको उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना, परफेक्ट, हमेशा ये याद रखना कि कुछ लोग है ना लकी होते हैं, कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो लकी और टैलेंटेड लोगों के ऊपर जो लोग हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन होते हैं ना, वो ज़्यादा आगे आते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि गॉड का गिफ्ट है और मैं एक दिन काम करके 10 दिन कुछ नहीं करूँगा, तो वो बंदा जिसके पास ये टैलेंट नहीं है लेकिन डिसिप्लिन है, डेली कर रहा है और कंसिस्टेंटली कर रहा है, वो मुझे बीट कर जाएगा। ओके, सो वी हैव टू, मतलब उस चीज़ को बहुत काम लिया अपने पास। एग्जैक्ट, यस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली हाउ कैन बिजनेस लेवरेज विद अ सोशल मीडिया और वी कैन से मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, राइट? एंड इसी पे लास्ट आई हैव टू ऐड कि जो टारगेट ऑडियंस है उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है। आई थिंक सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज की जो जनरेशन है वो बहुत लकी है, सोशल मीडिया एक बूम है। आज के 20-30 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, वर्ड ऑफ माउथ का ही सारा खेल था। आप कोई काम करते हो तो आपके आसपास वाले आपके पास आ पाएंगे और आपसे काम कराएंगे। आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है, गुडविल है, आसपास तक ही पहुंचेगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं स्माइल रिकॉर्ड करता हूँ। मेरी एक पेशेंट, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अपने अच्छे काम को, जो भी हम काम कर रहे हैं, पेशेंट को पसंद आता तो हम सोशल मीडिया पे उस काम को पोस्ट करते हैं। हमने पोस्ट किया, एक पेशेंट थे फ्रॉम दुबई एंड उनको हमारा काम पसंद आया, वो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, काफ़ी टाइम से हमें देख रहे थे और टू आवर सरप्राइज हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। उन्होंने एक बार कॉल किया और बताया कि हम दुबई से हैं, हम आपका अपॉइंटमेंट चाहते हैं। वो प्रोसीजर जो भी वो कराना चाह रहे थे वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस का था। मतलब वो पेशेंट का आने का, जाने का, स्टे करने का जो खर्चा है उनके ट्रीटमेंट से 4 गुना महंगा था। लेकिन वो आए, उन्होंने ट्रीटमेंट करा और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने ये फ़ोटो डाली थी, ये काम आपने डाला था, मुझे ये काम बहुत पसंद आया और इसलिए हमारे है। तो कई बार हमें ये लगता है कि हमारे लिए सरप्राइज होता है कि लोग एक छोटे से काम के लिए इतने दूर से आ सकते हैं। लेकिन यही मैजिक है, सोशल मीडिया का मैजिक ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी काम अगर आप अच्छा कर रहे हो तो दुनिया के दूसरे कोने से कोई भी इंसान आप तक पहुंच सकता है। सो आई थिंक इसको हमको और पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें और अच्छा काम करना है और सोशल मीडिया का यूज़ हमें अपने फेवर में एंड डेफिनेटली लोगों के फेवर में भी। बिकॉज अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आउट देयर इन वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ पीपल लुकिंग फॉर अ गुड वर्क और वो आप पे कनेक्ट करेंगे और आई थिंक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। ओके सर, इसी वजह से सोशल मीडिया पर कैसा था, आई एम जस्ट शेयरिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। लोग सोचते हैं कि पहले थोड़ा सा परफेक्शन कर लेते हैं, लाइक
जैसे स्टूडियोज और ये सब रिक्वायरमेंट है, तो लोग सोचते हैं पहले ये सब बना लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐसा होता है कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे सब बन ही जाता है। लाइक आपका कैसा पॉइंट है? आई थिंक मैं इसमें कोट कहूँगा कि एवरी मास्टर वॉज वंस अ बिगिनर। हर किसी की शुरुआत करना बहुत छोटे से होता है। अगर आप परफेक्शनिस्ट बन के स्टार्ट करना चाहोगे तो आप सही अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे, सही समय का वेट करोगे, तो वो सही समय हो सकता है कभी आए ही नहीं, आप वेट ही करते रह जाते। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि प्लीज़ बाहर आइए, आपके पास जो भी है वॉट एवर लिमिटेड रिसोर्सेज यू हैव, प्लीज़ उस सोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए, आगे बढ़िए। जिंदगी में बदलाव होते रहेंगे, बदलाव का नाम ही जिंदगी है। आप कोई भी चीज़ अगर रेगुलरली कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो अपने आप में चेंजेस आएंगे। एंड एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना आपके परफेक्शनिस्ट होने का डेफिनेशन नहीं जानते। हो सकता है कि मैंने एक काम किया था जो मुझे लगता है परफेक्ट नहीं था, बट मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, लेकिन जो देखने वाले हैं उनको वो काम बहुत ही फ्लॉलेस लगा। तो आपका परफेक्शनिस्ट होने का जो डेफिनेशन है वो अलग हो सकता है। बॉटम लाइन ये है कि यू शुड स्टार्ट विद वॉट एवर लिटिल यू हैव। आप अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी जो हम देखते हैं कि टीम है, वो उन्होंने कहीं बहुत छोटे से शुरुआत किया था। अगर एक बहुत बड़ा एक्टर को आप देखोगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों को अगर आप देखोगे, तो उन्होंने साइड रोल्स, मुन्ना भाई MBBS में सिर्फ पॉकेट मार का एक छोटा सा कुछ सेकंड का रेंज किया था, जहाँ पे लोग उनको ध्यान भी उन पे नहीं दिए होंगे। और आज आप देखिए कि वो इतने हाई पेइंग एक्टर्स हैं कि मेन लीड में जो एक्टर्स होते हैं उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। सो आप अपने काम पे भरोसा रखिए, अपने आर्ट पे भरोसा रखिए, कंसिस्टेंटली वर्क करते रहिए, और परफेक्शनिस्ट आप कभी नहीं बन पाएंगे। पूरी जिंदगी आपको काम करते रहना होगा। इनफैक्ट बॉटम लाइन ये है कि आप ये भी सोचो कि मेरा कल से बेहतर मेरा आज हो, मेरे आज से बेहतर मेरा कल हो, और आप बस उसको पोस्ट करते जाइए और आगे बढ़िए। ओके, तो इसी में ऐसा हो सकता है जैसे कि आज हमारा जो है वी जस्ट हैव टू गो 1% ग्रो एवरी डे। यस, अगर ऐसा भी ग्रोथ करोगे, डेली 1% ग्रोथ भी करोगे, तो साल में 365% ग्रोथ होगा। इमेजिन करोगे अगर जिंदगी में हम तो 100% ग्रोथ एक साल में मिल जाए, तो आई थिंक इट शुड बी मोर देन सफाइस। 365% अगर आप ग्रोथ करते हो तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे कोई भी सब्जेक्ट पे। ये कहा जाता है, इट इज सेड, मैंने एक टेड टॉक में सुना था कि कोई भी चीज़ में अगर आप मास्टरी करना चाह रहे हो, तो आपको पता है आपको 5 साल 7 साल 8 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप 200 आवर्स दैट इज़, अगर आप 24 घंटे का एक दिन और एक रात माना जाता है, तो अगर आप 10 20 दिन 30 दिन कंटिन्यू उस चीज़ को दे रहे हो, तो आप मास्टरी कर सकते हो। तो जो भी चीज़ अगर आपको पसंद है, उसके बारे में रिसर्च करना, या उसके बारे में कुछ स्टडी करना, या उस सब्जेक्ट के मेंटर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अगर आप 200 घंटे एटलीस्ट 6 महीने या साल भर में डेडिकेट कर लेते हो, तो आई थिंक आप मास्टर कर जाओगे उनका। अब बढ़ते सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं टू अवर यंग जनरेशन टू बिकम अ सक्सेसफुल इन बिजनेस ऑल्सो एंड एज वेल एज वी कैन से इन लाइफ? सबसे पहले अगर बिजनेस में इफ यू विश टू ग्रो, आई थिंक यू हैव टू बी योर ओन कस्टमर। पहले आपको, आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो या जो भी सर्विस आप दे रहे हो, पहले आप अपने आप को कस्टमर की सीट पे अपने आप को रखिए। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल वी आर अ डेंटिस्ट, या हम सर्विस इंडस्ट्री में, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम एज अ कस्टमर अपने क्लिनिक में आ रहे हैं सर्विस को लेने के लिए, तो हमें कैसा फील हो रहा है, हमारा वेलकम कैसा किया जा रहा है, हमें प्रोसीजर्स के बारे में समझाया जा रहा है कि नहीं समझाया जा रहा है, जो प्रोसीजर हमको समझाया गया क्या वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, आफ्टर केयर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एज अ कस्टमर ही अपनी सर्विस को पसंद नहीं कर रहा हूँ, तो कस्टमर तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। और आई थिंक इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका वैल्यू एडिशन किस लेवल पे है। आपको, जैसे हमने पहले बात करी है कि आपको आपका वैल्यू एडिशन जो होगा वो 100% के ऊपर करना होगा। से फॉर एग्जांपल अगर आप 10x चार्ज कर रहे हो, तो आपको 11x 12x या 15x आपको वैल्यू देना पड़ेगा। यस, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो बी योर ओन कस्टमर, अपने खुद के कस्टमर बनोगे तो आप अपने आप को क्रिटिकली लोगे। सी इधर यू विन और यू लर्न, तो कस्टमर हो सकता है आपको पसंद करेंगे और आप फिर कुछ करेक्शन नहीं कर पाओगे, या हो सकता है कि आप खुद अपने कस्टमर बन रहे हो, आपको उसमें कुछ फॉल्ट दिखेगा, तो उस फॉल्ट से आप सीखोगे, रेक्टिफाई करोगे और आगे बढ़ोगे। सो आई थिंक लर्निंग इज अ प्रोसेस, एंड बाय बीइंग योर ओन कस्टमर
you can learn a lot. ठीक सर, इसी वजह से अब यंगस्टर्स की हम बात करते हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके बेसिकली कैसा होता है, जब कॉलेज से वो जस्ट पास हो रहे होते हैं तो बेसिकली उनका लाइफ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, बट वहाँ पे कैसा होता है, लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली यंगस्टर्स फेस करते हैं, लाइक नंबर 1 इट्स अ रॉन्ग डायरेक्शन, वी कैन से अल्कोहल्स या ड्रग्स या ये सब में चले जाते हैं, और नंबर 2 इट्स अ काइंड ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। तो उस पर आपका कैसा पड़ता? I think yes, you are an average of 5 to 6 people you spend your most of time with. तो आप है ना, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जहाँ पे मैक्सिमम लोग टाइम पास कर रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, या आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वेब सीरीज देखना या टाइम पास करना बुरा है, बट जब आप अपने करियर की इनिशियल डेज में होते हो तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। तो लाइफ या तो आप पहले इंजॉय कर लो और बाद में मेहनत करो, या पहले आप मेहनत कर लो और बाद में एंजॉय करो। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन बेटर है, बिकॉज हर कोई अपना ब्राइट फ्यूचर चाहता हो, और आप ही आपका ब्राइट फ्यूचर नहीं चाह रहे हो, आपके माँ बाप भी चाह रहे हैं, आपके आने वाली फैमिली भी चाहेगी कि जब वो फैमिली डेवलप हो तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके रहेंगे, ना कि वो भी आ चुके हैं और उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो। सो आई थिंक you should surround yourself with like-minded and good-minded people, fertile-minded people, जहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप करियर में जो करना चाह रहे हो या जो भी फील्ड आप परस्यू करना चाह रहे हो, उस तरह के बिजनेस ओनर्स के साथ, उस तरह के लोगों के साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने का ट्राई कीजिए। वहाँ से आप बिजनेस के बारे में सीखेंगे। जो भी आपका पैशन कहता है आपको ये फॉलो करना है, उस टॉपिक के बारे में किताबें पढ़िए। आप अपना मैक्सिमम टाइम ऐसे लोगों के साथ या ऐसे थॉट्स के साथ बिताइए, सो दैट वही सारी चीज़ें आपके अंदर कल्टीवेट होंगी एंड आप सक्सेसफुल बनेंगे। एंड एज फार एज रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक लोग जब इनिशियल थ्राइविंग स्टेज पे होते हैं, सो बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में अपने आप आ जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को फोर्स करते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए। सिचुएशन कुछ भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपको अपने रिलेशन को और अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि रिलेशनशिप में आना बुरा होता है, बट आपको प्रायोरिटाइज करना है। से फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई थी, फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी प्रायोरिटी कुछ समय के लिए मेरी वाइफ हो गई। अब वो फेज बीत चुका है और फिर मेरी प्रायोरिटी मेरा वर्क हो गया है। फिर मेरे लाइफ में मेरे बच्चे आए तो मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हो गए। अब आने वाले समय पे फिर से मेरी प्रायोरिटी मेरा वर्क हो गया। सो आपकी प्रायोरिटी लाइफ के फेजेस में चेंज होती है, आपकी प्रायोरिटी डेली बेसिस पे चेंज होती है। से फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज़ अ वर्किंग डे। आज मैं सुबह उठता हूँ और आज सुबह उठते ही मेरी प्रायोरिटी पहले मेरा वर्क होता है, एंड देन सेकेंड हाफ आई स्पेंड विद माई फैमिली, या मैं रिलेशनशिप को देना चाहूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, रिलेशनशिप को निगलेक्ट मत करो। रिलेशनशिप में आना बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आप प्रायोरिटाइज करो। एंड एक चीज़ और इंश्योर करो कि अगर आपके पार्टनर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, अगर वो आपके ट्रू पार्टनर है तो आपको प्रवचन कम देंगे, लेकिन आपकी लाइफ की जर्नी का ये मतलब नहीं है कि जर्नी हमेशा है ना प्लेजरेबल हो। आपकी जर्नी टफ भी हो सकती है, आपकी जर्नी फेलियर्स भरी हो सकती है। सो अगर आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर है वो अगर आपके ट्रू पार्टनर है, तो आपके स्ट्रगल के डे हो या आपके प्लेजर के डे हो, स्पेशली स्ट्रगल के डेज हो, तो आपको सपोर्ट करेंगे। तो हैविंग अ पार्टनर एंड सपोर्टिव पार्टनर, हैविंग अ पार्टनर एंड हैविंग अ सपोर्टिव पार्टनर मेक्स अ डिफरेंस। यस, सो आई थिंक उसको प्रो वे में यूज करना चाहिए, प्रो वे में हमको लेके चलना चाहिए। इसी में जैसे कि लाइक जैसे आपने पार्टनर का बताया, तो रादर देन बीइंग की सेइंग कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, डोंट से देन, बिकॉज पूरे सब दुनिया आसपास के लोग वही बोल रहे हैं। तो रादर देन बीइंग सपोर्ट कि जो चीज़ वो कर रहे हैं तो उस पर साथ दीजिए। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, बिकॉज जो इंसान वो चीज़ कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर दैट उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की होगी, काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा, उन पे परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, उन पे फेलियर्स का प्रेशर होता है, उस पे ही कोई और आके ज्ञान देता है, वो उन्हें बहुत बुरा। इंसान जब फेल होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एडवाइसेस नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कोई उन्हें सुने, उन्हें समझे। तो आपका पार्टनर या आपके फ्रेंड या आपके कोलीग या आपके फैमिली मेम्बर अगर कोई ऐसे है, तो आप प्लीज़ उन्हें समझें, ना कि आप बहुत सारी उनकी एडवाइस। आई थिंक स्पेंडिंग
good quality time in understanding your family member or a friend or a relationship partner is more important. ओके सर, इसी वजह से कि क्या होता है कि जब स्टार्ट पे इनिशियल पे जब वो फाउंडर बन रहा होता है तो कैसा होता है कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं सर पे, लाइक वी कैन से कैसे बिजनेस बनेगा, कैसे रन होगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबसे डेली डील करता है एज आई बिलीव। कि एक फाउंडर जो होता है वो डेली 100 चीज़ों से डील कर रहा होता है। बट उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे आसपास के लोग हैं जिससे हमें थोड़ा सा ऐसा है कि एटलीस्ट ये लोग सपोर्ट करें और वही लोग हमें उसके बदले ज्ञान देते हैं कि ऐसे नहीं वैसे करो, तो उस चीज़ में कैसा पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक आपको सॉर्टेड रहना होता है। जैसे मेरे लिए क्या होता है, सुनो सबकी बट करो अपने मन की, तो बट मेरा मन क्या चाहता है, मैं करना क्या चाहता हूँ, ये मुझे प्री डिसाइड करके रखना होता है। इसीलिए राइट मेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप बिजनेस में जा रहे हो, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, राइट मेंटर सिर्फ आपको प्रोफेशनल एडवाइस नहीं देते, पर्सनल एडवाइसेस भी देते हैं। तो आप सही किताबें पढ़ोगे, सही लोगों के सर्कल में रहोगे, राइट काइंड ऑफ पॉडकास्ट सुन रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू सही लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव एनर्जी का मतलब अगर आपके कोई घर के फैमिली मेम्बर आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, मेनी टाइम्स वो उनके हिसाब से वो एडवाइस अच्छी है, बट मेरे लिए अगर वो मुझे हॉल्ट कर रही है, परेशान कर रही है, तो इट्स अ नेगेटिव एनर्जी फॉर मी। लेकिन अगर मैं सेल्फ कंटेंट हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं उस एनर्जी से रिएक्ट नहीं करूँगा, उस एनर्जी से अपने आप को हार्म नहीं होने दूंगा। सो इसीलिए रीडिंग बुक्स एंड हैविंग राइट काइंड ऑफ मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि आपको क्या करना है। तो दुनिया जो कह रही है उनका काम है कहना, आपका काम है करना, और आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। और आपको कैसे पता होगा? राइट मेंटर्स, किताबें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे माय पर्सनल फेवरेट बेसिकली द फाइनेंस पे। लाइक विच फाइनेंस और वी कैन से टेक्निकल मेथड वुड यू सजेस्ट टू गेटिंग अ अर्लियर एंड द बेस्ट रिटायरमेंट? रिटायरमेंट, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। क्या होता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में इंडिया में जो मेरी समझ कहती है, लोग है ना बहुत ग्रांटेड लेते हैं। अभी जनरेशन गैप है, और पहले हमारे पेरेंट्स के पहले वाली जो जनरेशन थी, वो आधे लोग रूरल एरियाज में, मतलब गांव में रहते थे, तो गांव में ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, तो उन्हें रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता था। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, सो कि लोगों को पता होता था कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स हमारे हमको संभाल लेंगे। बट अब छोटी छोटी फैमिलीज होती जा रही है, लोग है ना सिंगल चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो अब लोग गांव में ज़्यादा जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो ये सही समय है आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचने का। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि द डे यू स्टार्ट अर्निंग, द वेरी फर्स्ट डे यू स्टार्ट अर्निंग इज द डे व्हेन यू शुड प्लान योर रिटायरमेंट। आपको अपने रिटायरमेंट आने के समय प्लान नहीं करना है, जिस दिन आपकी पहली इनकम होगी। रीजन हम जो भी चीज़ें करते हैं, हम इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते, हम बहुत लेट प्लान करते हैं। रिटायरमेंट के बारे में बहुत कम बात किया जाता है, बट आई थिंक इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपके बुढ़ापे में आपका ख्याल कौन रखेगा या नहीं रखेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक आज के डे पे आप यंग जब हो आप सर्वाइव कर सकते हो, बट ओल्ड एज में आपके पार्टनर रहेंगे नहीं रहेंगे, आपके बच्चे आपका साथ देंगे नहीं देंगे, आपके बच्चे हैं नहीं है, पास में है दूर में, इज़ अ बिग क्वेश्चन। एंड एज अ पेरेंट भी अगर मैं बताऊँ तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट होते हैं, जब आप यंग होते हो तो आपको लगता है कि बुढ़ापा आएगा और हम बिता लेंगे, बट जब आप सीनियर हो जाते हो, भले आपके बच्चे बहुत कमा रहे होते हैं, लेकिन आपको मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको लगता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, बहुत सारा काम कर रहा है, तो आप खुल के ना अपना बुढ़ापा जी नहीं पाते हो। तो आई थिंक आपको डिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, और रिटायरमेंट आपको बहुत जल्दी प्लान करना चाहिए। अगर आप जल्दी प्लान करते हो तो आपको आपके रिटायरमेंट के जो भी पैसे जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पैसे को ग्रो होने के लिए बहुत समय मिलता है। से फॉर एग्जाम्पल somebody पर्सन ए प्लान्स अ रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 40, मेरा काम धंधा सेट हो जाएगा, उसके बाद हम रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करेंगे। 40 साल से 60 साल 20 साल ही उनको मिला रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने का। और कोई बंदा है पर्सन बी जो 20 साल की उम्र पे उसने रिटायरमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना चालू कर दिया। सो 20 वाले को 40 साल मिलेगा रिटायर होने के लिए, और उनके पैसे तो ग्रो होने वाले। तो कंपाउंडिंग
जो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में नहीं जानते, तो इट इज सेड दैट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया में 7 वंडर्स होते हैं और कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर। आप कंपाउंडिंग के बारे में जाइए और सीखिए, और कंपाउंडिंग के बारे में जिस दिन आप जान जाओगे या सीख जाओगे, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। तो आपको आपके पैसे को कंपाउंड होने के लिए समय देना चाहिए। एंड अभी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अटल पेंशन योजना चल रही है, जहाँ पे आपके रिटायरमेंट के जो पैसे हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत सेफ है, और आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक प्लानिंग अ रिटायरमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, एंड चूजिंग अ राइट इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट योर रिटायर। आई थिंक SIP, मेरे हिसाब से मैंने तो पैसे SIP में इन्वेस्ट, एंड यू शुड नॉट रिलाई ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ रिटायरमेंट। हाँ, आपको खाली सिर्फ एक SIP, यू नेवर नो, प्लान A, प्लान B और प्लान C, तो आपके प्लान B भी होने चाहिए। आप एक चीज़ तो करो, हाँ, आप साथ में कोई दूसरी कोई भी चीज़। इसी वजह से कि एज अ फाइनेंस एडवाइजर हम लोगों को एडवाइस देते कि यू शुड गो इन SIP हो गया। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती है बैक टू बैक, बट द प्रॉब्लम दैट इंडियंस डू कि लाइक उनको ऐसा है कि बैठे बैठे सब चीज़ें मिले। अब गवर्नमेंट का काम है ऑन बोर्ड लाना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाता है फॉर रिटायरमेंट, जैसे आपने PPF बताया, PPF फंड्स काफ़ी अच्छा रिटायरमेंट लाना है, बट लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो समझते नहीं है थिंग्स, एंड लोगों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिटायरमेंट का ऐसा है कि देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, कि कल देख लेंगे। और जो यंग जनरेशन डेफिनेटली वो लोग ज़्यादा ये करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, अभी तो वैसे लाइक वी कैन से कि और सेक्स के बदले लायबिलिटीज बिल्ड करते हैं, एंड गोइंग इन EMI। यस, लाइक आजकल बहुत इजी हो गया है चीज़ों को बाय करना इन EMI। तो EMI के ऊपर आपको कुछ कहना है? आई थिंक मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड से बहुत बच के रहो। अपने क्रेडिट स्कोर को आप बरकरार रख सकते हो बाय यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड, लेकिन है ना, मैं नीड और वांट के बारे में यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि देयर इज समथिंग नोन एज नीड एंड देयर इज समथिंग नोन एज वांट। रोटी कपड़ा मकान इज योर नीड। आप खाना नहीं खाओगे तो आप नहीं जी पाओगे, आप कपड़े नहीं पहनोगे, आई मीन आजकल तो फैशन है, बिना कपड़ों के आप घूम सकते हो, लेकिन बेसिक माना जाए तो आप रोटी कपड़ा मकान के बगैर सर्वाइव नहीं, वो आपकी नीड है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। बट वांट क्या हो गया, मेरे पास एक घड़ी है बट मुझे एक और वॉच खरीदनी है, एक सेकेंड वॉच खरीदनी है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास फ़ोन है, बट वो फ़ोन सारे फंक्शंस प्रॉपरली कर रहा है, बट मुझे लेटेस्ट एडिशन खरीदना है। मेरे पास कार है बट मुझे कि एक एनहांस वर्जन, मुझे SUV खरीदना है। ये सारे वांट्स हैं। और जब यंग जनरेशन अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते, सेविंग के बारे में नहीं सोचते, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते, बजटिंग के बारे में नहीं सोचते, बेसिक चीज़ है। आई थिंक ये ना, बच्चे को ना, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो हम बच्चे को बताते हैं ना, बेटा ये पेन है, ये पेंसिल है, ये चम्मच है, इसको फेंकते नहीं है, ये फ़ोन है। वही टाइम पे ना बच्चे को एसेट और लाइबिलिटीज सिखाना चालू कर दो। एसेट एंड लाइबिलिटीज लोगों को पता होना चाहिए कि एसेट वो चीज़ होती है जो जब आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ को लेके आते हो तो वो ग्रो करता है, और लाइबिलिटीज़ जब आप वो जो चीज़ लेके आते हो वो आपकी जेब से और पैसे निकालता है। से फॉर एग्जांपल कार का एग्जांपल लेते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं भी पता है। लोग कार खरीदते हैं सोच के कि ये मेरा एसेट है, हमारी एक प्रॉपर्टी है, बट ये प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उस कार का प्राइस दिन ब दिन कम होते जाता है, वो आपके जेब से पैसे निकालते रह रही है। एसेट लोग हमेशा प्रॉपर्टी या बॉन्ड्स या शेयर मार्केट को ही एसेट समझे, ये गलत बात है। एसेट का मतलब अगर आप अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने माइंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी एक तरीके का एसेट हो सकता है, बिकॉज आपका दिमाग आपको बहुत सारी अर्निंग करा के दे सकता है, बहुत सारे अच्छे रिलेशंस बना सकता है, एंड आपका एसेट आपकी नेटवर्किंग या आपकी पर्सनालिटी भी हो सकती है। सो एसेट और लायबिलिटी के बीच में यही डिफरेंस है जो लोगों को पता होना चाहिए। तो डे 1 से जब से आपकी समझ हो, आपका सारा फोकस एसेट पे लग जाना चाहिए। कि अच्छी चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करो, जहाँ से पैसा बने, अच्छे रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करो, जहाँ से पैसा या गुडविल मिले या आपको और अच्छा ज्ञान मिले, अच्छे रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपका लॉस कम हो। एनीथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट इज लायबिलिटी। एंड नीड और वांट की जब हम बात कर रहे थे, तो हर इंसान को अगर ये जानना है कि ये जो भी चीज़ में आप मॉल में जाते हो तो आप टेम्प्ट हो जाते हो। एक घड़ी देखते हो, उसका पोस्टर देखते हो, तो बस आपको लगता है कि
क्योंकि ज़माना ले रहा है तो हमें भी ले लेना चाहिए। बट वहीं पे अपने आप को आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, नीड वर्सेस वांट का टेस्ट है ये, कि क्या इस चीज़ के बगैर मैं 30 डेज स्पेंड कर सकता हूँ या नहीं। से फॉर एग्जांपल, अगर आप डी मार्ट में गए हो और आपको गेहूं या चावल लेना है या दाल, और आप अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो क्या मैं 30 दिन बिना गेहूं चावल दाल राशन के बगैर रह सकता हूँ, आंसर आएगा नहीं, आप नहीं रह सकते। तो आपको वो खरीदनी चाहिए, वो आपका नीड है। लेकिन अगर आप मॉल में जा रहे हो और आपको एक ब्लेज़र दिख रहा है जिसकी शायद आपको ज़रूरत अभी नहीं है, बिकॉज घर पे ऑलरेडी 5-6 ब्लेज़र आपके रखे हुए हैं, यू नो, तो आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए, कैन आई सर्वाइव विदाउट बाइंग दिस ब्लेजर, कैन आई सर्वाइव विदाउट बाइंग दिस वॉच। आंसर आएगा यस, आप जिंदा रह सकते हैं बिना इसके खरीदे। आपकी ज़िंदगी उसी स्पीड से चल सकती है, शायद उससे ज़्यादा स्पीड से भी चल सकती है अगर आप नहीं खरीदेंगे। तो व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, जब अपने बिजनेस के इनिशियल डेज पे हो या जब आप यंग हो, तो एसेट, लायबिलिटीज़ और नीड और वांट के बारे में आपको बहुत फोकस करना चाहिए। आई थिंक यही वो सही समय होता है जहाँ पे आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हो, और ये डिसिप्लिन आगे चल के आप जब बहुत पैसे वाले बनते हो तो आपको काम आता है। एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगा, हम कई बार सोचते हैं कि ये तो बस 10 रुपये की बात है या 100 रुपये की बात है या कुछ 1000 रुपये की बात है, डिपेंडिंग अपॉन आपका पॉकेट साइज और पॉकेट स्ट्रेंथ क्या है। बट मैं कहता हूँ कि द वे यू हैंडल 1 रुपीज़ is the way you will handle 1 crore rupees. It is not about the amount of money, it is about the habit. अगर आप 1 रुपये को इन्वेस्टिंग तरीके से बहुत ही कॉशियसली हैंडल कर रहे हो, तो देर आर हाई चांसेस दैट आपको 1 करोड़ रुपए जब मिलेंगे तो आप उसको बहुत सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे। अगर आप 1, 2, 5 रुपए की चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप हज़ारों और करोड़ों की चीज़ आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अगेन यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी आती है कि सेल्फ डिसिप्लिन, yes. So, आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो अच्छा परफॉर्म करेगी एंड आपको लगता है कि 20 ईयर्स के बाद एक नया इंडिया लिखेंगी? जैसे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐसा है कि लाइक आई बिलीव कि ईवीज, बिकॉज ईवीज हमें मेड इन इंडिया बना रहा है। ईवीज आज हमारी टाटा जैसी कंपनियां गुड ईवीज बना रहे हैं एंड कंज्यूमर्स भी उसे बाय कर रहे हैं, तो वी आर सपोर्टिंग ईवी ऑल्सो एंड मेड इन इंडिया करके एक अच्छा इंडिया को बना रहे हैं। एंड सेकेंड इंडस्ट्री की बात करूँ तो रियल एस्टेट, आई पर्सनली रहूँ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स, एंड मुझे लगता है कि फ्यूचर में रियल एस्टेट विल वेरी ग्रो। एंड थर्ड जैसे कि हेल्थ केयर का तो आपको पता है कोविड की सिचुएशन के बारे में, तो आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर, बीइंग बीइंग अ पर्सन फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर, मुझे लगता है कि हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखता है। लोग ऑटोमेट करते जा रहे हैं चीज़ों को, एलेक्सा आते जा रहा है आपके घर पे, एलेक्सा प्लीज़ ये गाना चालू करो, लेकिन उसके साथ कुछ रिपरकशंस आ रहे हैं। आप जो उठ के जाके म्यूज़िक सिस्टम में सीडी डाल के चेंज कर देते हो और एक जगह पे बैठे बैठे स्मार्ट फैंस आ गए, रिमोट कंट्रोल्स, आप स्विच तक, तो कहीं ना कहीं है ना आपकी बॉडी पे उसका टोल हो रहा है। कहीं ना कहीं आप है ना, ये जो फास्ट लाइफस्टाइल है, ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली ज़िंदगी हम बिता रहे हैं, कम मूवमेंट वाली ज़िंदगी बिता रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होने वाली। ऑटोमेट का मतलब चीज़ें आपके बगैर या लोगों के बगैर चलती जा रही है, लेकिन उसका रिपरकशंस है कि उसका सब टोल हेल्थ पे आ रहा है। सो आई थिंक कितना भी ऑटोमेट हो जाए, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, इंजेक्शन सही तरीके से लगाना, डॉक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। एंड मुझे लगता है कि दैट्स अ रीज़न। आप कितना भी कपिल शर्मा शो देख लो, बट जब आप डिप्रेशन में रहते हो तो आपका डॉक्टर ये आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा कि सुबह एक बार कपिल शर्मा शो देख लो, दोपहर को एक बार खाने के बाद, रात में नहीं। आपको कुछ मेडिकेशंस देने ही पड़ेंगे। डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, कॉमेडी शोज़ या गिग्स या रील्स हमारे माइंड को थोड़ी देर के लिए सूद करते हैं, प्लेजर देते हैं, बट लॉन्ग टर्म या जो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हेल्थ केयर सेक्टर के लोग ही ठीक कर सकेंगे। से फॉर एग्जांपल आपके दांत में इन्फेक्शन है, तो मैं एक मशीन डेवलप करता हूँ जिससे आपके दांत का रूट कैनाल होगा, बट अल्टीमेटली है ना, आप प्रिफर करोगे एक रोबोट्स के साथ या एक एक मशीन के साथ जिसके अंदर कोई दिल नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है? मैं तो प्रेफर करूँगा कि इंसान, मेरे सीने में भी दिल है और जो मुझे ट्रीट करे उसके सीने में भी दिल होना चाहिए, और हम दोनों एक दूसरे को सिंपैथी और एम्पैथी के साथ वो ट्रीटमेंट करें। तो आप ट्रीटमेंट करा लोगे, लेकिन सिंपैथी और एम्पैथी कहाँ से लाओगे?
वो फीलिंग कहाँ से लाओगे? तो आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा, और वो 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, आने वाले न जाने कितने साल तक वो चलते रहेगा. सो दैट्स माई व्यू. ओके, आई मीन टोटली अग्रीड सर. जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, इस पे कितना भी ऑटोमेटेड हो जाए, द ओरिजिनल थिंग्स विल बी ऑलवेज विल बी देयर. एंड इवन जब कोविड जैसे सिचुएशंस आई, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने वैक्सीन ना सिर्फ बनाया, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड एक्सप्लोर है भी. Yes. इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू गाइस. Yes. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक कैन यू शेयर एनी सक्सेस स्टोरी जो आपने इम्प्लीमेंट की और वी कैन से इनोवेट की, और उसके साथ साथ आपने धीरे धीरे आज को जो आप जनरेशन पे हो एंड जो लेवल पे आप हो? मुझे लगता है कि सक्सेस स्टोरीज से ज़्यादा लोगों को फोकस है ना फेलियर स्टोरीज पे करना चाहिए, बिकॉज आप फेलियर से ज़्यादा सीखते हो. इट इज़ सेड दैट यू आर अ वाइज मैन अगर आप अपने फेलियर से सीखते हो, लेकिन यू आर अ वाइजर अगर आप दूसरे के मिस्टेक्स से सीखते हो. आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो उनके, अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हो, किसी बिजनेस ओनर से मिल रहे हो, और वो अगर अच्छे सिचुएशन पे, अच्छे स्टेज पे हैं, तो आई एम प्रेटी श्योर दैट दे विल नॉट हेजिटेट शेयरिंग देयर फेलियर्स. तो मेरी लाइफ में मैंने फेलियर्स, दूसरों के फेलियर्स से स्मार्ट तरीके से सीखा है. एंड मुझे ये भी लगता है कि हमें दूसरों से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं मिलता है. हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं. मेनी टाइम जब हम बिगिनर होते हैं ना, तो हमारा देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न जो हम काइंड ऑफ डिसअपॉइंट होते हैं या डिस्करेज होते हैं, बिकॉज हम अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करने लगते हैं, उस इंसान की जर्नी से जो शायद लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हो. तो आई थिंक हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए. इंस्टेड हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनसे फेलियर स्टोरीज जाननी चाहिए, उनसे ये जानना चाहिए कि सर या मैम आपने क्या ये तरीके से, मतलब हमें क्या वो तरीके फॉलो करना चाहिए जिससे हमें फेलियर्स नहीं मिले. एंड सक्सेस अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव. लोग है ना, हर किसी का सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है. से फॉर एग्जांपल आपका सक्सेस का डेफिनेशन में होगा कि शायद मेरे पास एक्स अमाउंट आ जाए पैसे, मॉनेटरी टर्म्स में अगर आप सक्सेस को आप डिफाइन कर रहे हो. कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि शायद हमारे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए तो मैं अपने आप को सक्सेस कहलाऊंगा. बट वॉट आई हैव लर्न आउट ऑफ माई मेंटर्स इज गोइंग थ्रू XYZ नंबर ऑफ ईयर्स with peace of mind is known as success. आपके पास 5 मिलियन फॉलोअर है, लेकिन आपको दिमाग में शांति नहीं है. आपके पास 500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर है, आप सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, आप राउंड ही राउंड लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो सक्सेस आपके किसी काम की नहीं है. सो हैविंग अ पीस ऑफ माइंड ओवर हियर एंड पासिंग योर लाइफ फ्रॉम X to Y, Y to Z, तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई विल समराइज, दैट फेलियर से सीखो, लोगों से मिलो, लोगों से इंस्पिरेशन लो, अपने आप को कंपेयर मत करो, और जो भी चीज़ करो यहाँ पे बस पीस ऑफ माइंड होना चाहिए. चाहे आप पॉइंट A पे हो, B पे हो, C पे हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 90 साल के हो, जस्ट पीस ऑफ माइंड. दैट्स माई व्यू अबाउट सक्सेस एंड सक्सेस स्टोरी. सर इसी में कैसा होता है, जैसे कि व्हेन इट्स कम टू यंगस्टर्स, तो उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ऊपर वाले ने जो लिखा है वही होगा टाइप. मुझे ये लगता है कि ऊपर वाला ना आपका पहला और आखिरी पन्ना लिखता है, बीच का जो भी आपको लिखना होता है ना वो आपको लिखना होता है. देखिए, ये आपका सपना है, ये आपका गोल है, ये आपके फादर का नहीं है, ये आपके मदर का नहीं है, ये आपके भाई का नहीं है, ये आपकी गर्लफ्रेंड का नहीं है, आपके बॉयफ्रेंड का नहीं, ये आपके बच्चे का सपना नहीं है. ये सपना सिर्फ आपका है. तो आपका पूरा हक बनता है कि इस सपने को सिर्फ और सिर्फ आप ही पूरा करेंगे. यहाँ पे अपने सपने को पूरा करने के लिए भगवान के भरोसे मत बैठो. वो कहते हैं ना, शायद भगवान आपके भरोसे बैठा होगा. तो पहला और आखिरी पन्ना, आपको जन्म कब लेना है और आपको इस दुनिया से कब जाना है, ये भगवान लिखेंगे. बाकी सब आपको लिखना होगा और करके दिखाना होगा, ताकि बाकी लोग भी लिख सकें. डेफिनेटली गुड आंसर सर. आई रियली, मुझे ये वाला आंसर बहुत अच्छा. थैंक यू सर. अब नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सर लुकिंग बैक वो 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आप 10 years से ये फील्ड में बहुत सारी चीज़ों की जो आपने सीखी भी है, एंड उसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बिजनेस के लिए एडवाइस कर सकते हो, एंड कि लाइक जो यंगस्टर्स ने उनके लिए. आई थिंक मैंने एक चीज़ जो बहुत लेट सीखी, जो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने थोड़े पहले सीख ली होती, वो है टीम बिल्डिंग. इनिशियली आई वॉज जैक ऑफ ऑल. मुझे लगता था कि बिजनेस में हर वो चीज़ खुद ही करो, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि मैं कितना भी काम कर लूँ, अगर मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है
या मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को सर्व करना है, तो मैं 8 घंटे काम कर सकूँगा, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, मैं 24 घंटे काम नहीं कर सकता। बट अगर मैं टीम बिल्ड करूँगा तो 8 घंटे मेरे और 8 घंटे एक किसी और मेंबर के, मिलके हम 16 घंटे। अगर मैं 10 पेशेंट देख रहा हूँ तो कोई 10 पेशेंट और केटर किए जा सकते हैं। सो एज ए टीम हम बहुत बड़े और वाइड लोगों तक पहुँच सकते हैं। मेरा और मेरे टीम मेंबर्स, हम सबका सपना पूरा हो सकता है। हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, हम ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं, हम ज़्यादा खुशियाँ जनरेट कर सकते हैं और हम ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हैं। सो आई थिंक टीम एंड टीम बिल्डिंग पे भी ये भी बात कहना चाहूँगा, हायरिंग कैन बी एक्सपेंसिव, एंड यू नो कि बिल्डिंग अ टीम कैन टर्न आउट टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने समझो एक बंदे को नौकरी पर रखा है और मार्केट में अगर प्राइस चल रहा है कि 10,000 रुपये में एक बंदा आके आपके यहाँ पे XYZ काम करेगा और आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो और 7,000 रुपये पे आप किसी को हायर कर रहे हो, लेकिन वो बंदे के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, तो 7,000 आपने 3,000 बचाए नहीं है, वो शायद वो बंदा कोई 10-20 हज़ार का काम गड़बड़ कर दे तो वो आपको 17,000 का पड़ा, बिकॉज 10,000 का उसने आपको लॉस किया है। तो यहाँ पे हायरिंग कैन बी एक्सपेंसिव, ये आपके लिए एक्सपेंसिव हो गया। और वहीं पे इन्वेस्टमेंट तब होगा जब आप XYZ जो भी आप पे कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए बिजनेस जनरेट कर रहा है या आपके वर्क प्लेस के लिए वैल्यू ऐड कर रहा है। वो 10,000 की सैलरी से आपको 8 से 10 गुना और ज़्यादा प्रॉफिट लेके आके दे रहा है, यू नो कि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करके दे रहा है। तो इन दिस सिचुएशन वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ। सो हायरिंग is very important, building a team is very important, but having a team is not suffice. Having a competent team, मतलब वो दमदार टीम होना, टीम बनाना और वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनाना, इसमें फ़र्क है। तो आपको है ना विनर्स और हैविंग अ राइट काइंड ऑफ टीम मेंबर, कॉम्पिटेंट मेंबर्स का आपको होना चाहिए। ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी सीख जाना चाहिए था। अभी हम ये कर पा रहे हैं और हम बहुत ही वो हॉकी स्टिक कर्व की तरह हम ग्रोथ देख पा रहे हैं। सो आई थिंक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टीम बिल्डिंग पे फोकस कीजिए आप लोग। यूजुअली कैसा होता है कि जैसा आपने बताया कि लोग कम उसके में हायर कर देते कि काम निकल जाए, बट वही इन केस वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड जैसे कि मैं अब अगर बताऊँ कि टीम बिल्डिंग का जब बात आती है तो व्हाट आई यूज्ड टू कि अगर हम किसी को हायर करते हैं एंड वी आर टेकिंग टू इन आवर टीम, तो उसका भी विजन उतने लेवल पर होना चाहिए जितना अपना। राइट, यस। तो विजन से मैं बात करूंगा कि हमारा एक प्रोफेशनल विजन होता है और एक पर्सनल विजन होता है, और वहाँ पे जो आपके टीम मेंबर्स मिल रहे हैं वो आपके पर्सनल विजन की वजह से नहीं मिल रहे हैं, वो वहाँ पे एक प्रोफेशनल विजन। तो आपका गोल तभी अचीव होगा जब आप उनके गोल को अचीव करोगे। तो इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड फॉर योर टीम मेंबर्स। सो आपके टीम मेंबर्स आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके काम करेंगे जब आप उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके उनके गोल को अचीव करने में हेल्प करोगे। सो जब भी आप किसी को हायर करते हो, प्लीज़ उनके गोल्स के बारे में जानिए कि उनके प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स क्या है, एंड हेल्प देम इन अचीविंग दोज गोल्स। बिकॉज अगर आप उनके गोल को अचीव कराओगे तो देर आर हाई चांसेस दैट वो आपके गोल को अचीव कराएंगे। 10 गधों को पालने से अच्छा एक घोड़ा पाल लो, तो आई थिंक इन्वेस्टिंग ऑन अ राइट टीम मेंबर and having that vision clarity is very important. Okay, great sir. And now let's go to last and very important goal. कोई भी ऐसी सर 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि एज अ हेल्दियर रहने के लिए एंड एक अच्छा लाइफस्टाइल के लिए वी कैन से कि रहने के लिए। सो आई थिंक सबसे पहली चीज़, बीइंग अ डेंटिस्ट, बीइंग अ स्माइल डिज़ाइनर, मुझे लगता है कि आप सबको अपने ओरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओरल हेल्थ लीड्स टू ओवरऑल हेल्थ। आपका ओरल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ। आपका माउथ आपका गेटवे है। अगर कोई आपको पहली बार देखेंगे तो सबसे पहले वो आपकी स्माइल को ऑब्जर्व करते हैं। तो एक परफेक्ट स्माइल होना, आपके माउथ से ऑर्डर नहीं आने चाहिए, आप ठीक से खा रहे हो जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, जिससे आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका माइंड अच्छा चल रहा है। सो हैविंग अ गुड ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप प्लीज़ एवरी 6 मंथ 4 to 6 मंथ आप डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। सेकेंड थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग है ना डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब उनको प्रॉब्लम होती है। ये गलत मेंटालिटी है। हमारी गाड़ी रुक जाती है तब हम सर्विस सेंटर लेके जाते हैं धक्का मार के, या फिर हमारा एसी काम करना बंद कर देता है, या हम क्रिकेट मैच IPL देख रहे हैं और धोनी जैसे ही 6 मारने वाला है तभी बंद हो जाता है, तब हम टीवी सर्विस नहीं, हम चीज़ों को पीरियोडिकली लेके जाते हैं और सर्विस कराते हैं। ऐसे ही हमें अपने हेल्थ
अपने बॉडी को रुकने से बचाना होगा। आप डॉक्टर के पास जाइए और राइट टाइम पे अपने ओवरऑल हेल्थ चेकअप्स कराइए। डॉक्टर को हमेशा प्रॉब्लम में जाके आप मत मिलिए। कभी कभी जब आप हेल्दी हैं तो भी आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने का ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम है तो ही जाना है। डॉक्टर के पास इसलिए भी जाना है कि आपका प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट ओवरऑल हेल्थ का इवैल्यूएशन हो जाएगा। कहीं कोई चीज़ जो खराब होने वाली है उसके हिंट्स डॉक्टर आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन लर्निंग अबाउट ओवरऑल हेल्थ। हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को एनहांस करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, हम वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, बट हम अपने हेल्थ के बारे में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते कि हम कोई किताब खरीद लें और हमारा ओवरऑल हमारा लीवर कैसे फंक्शन करता है, हमारी किडनी क्या काम करती है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि लीवर एक होता है या दो होता है, किडनी दो होती है, हार्ट इस तरफ होता है या इस तरफ होता है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। आई थिंक आपका शरीर एक मंदिर की तरह है और आपको आपको टाइम और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ये चीज़ समझने के लिए कि आपकी बॉडी क्या। हमें अपने मेंटल हेल्थ पे भी टाइम और पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में हम देख रहे हैं डिप्रेशन एक फैशन की तरह हो गया है। इनफैक्ट कुछ लोग डिप्रेशन को अपना एसेट कह सकते हैं। उनके पास इतना डिप्रेशन भरा हुआ है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी से बहुत सारे यंग जो फीमेल है उनको सिस्ट जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी है। लोग है ना वर्क प्लेस पे उनका जो इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहा है। तो ये सब डिप्रेशन का फॉर्म है और इसका मतलब यही है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। सो आई थिंक मेंटल हेल्थ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम और पैसे। अगेन आपको मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस, शांति से टाइम स्पेंड करना, माइंड के लिए हमें गाइडेड मेडिटेशन फॉलो करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप गाइडेड यूट्यूब पे जाके कोई भी गाइडेड मेडिटेशन को हेडफोन लगा के आप माइंडफुली प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको स्ट्रेस लेने की जो आपकी कैपेसिटी होती है या स्ट्रेस को बेटर कहो तो डील करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो आई थिंक मेंटली स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं होते हो तो एक और प्रॉब्लम होती है, यू टेंड टू ओवर ईट। आप डिप्रेस्ड हो या फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप कुछ भी खाते हो, आप बहुत ज़्यादा खा जाते हो, आप जंक फूड खाते हो जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो मुझे लगता है कि आप मेंटली जब एंड यू नो व्हाट यू बिकम व्हाट यू ईट। आप जंक फूड खाओगे तो आपका माइंड उसके हिसाब से ही वर्क करेगा। आप फ्रूट्स खाओगे तो आपका माइंड उसके हिसाब से वर्क करेगा। तो यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू ईट, व्हाट यू थिंक। इसीलिए हम ये पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि प्लीज़ हेल्दी सोचिए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। सो ये एंड लास्ट में एक और चीज़ वो मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग हैं जो इंश्योरेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंसेस को हर एक इंडिविजुअल को बहुत सारे इंश्योरेंसेस लेने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। लोगों को डिफरेंस नहीं पता है कि लाइफ LIC को ही लोग लाइफ इंश्योरेंस मानते हैं। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। ट्रू लाइफ इंश्योरेंस इज अ टर्म इंश्योरेंस। आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और अगर आपके पास पैसे की कमी है या आप अभी इस समय सिर्फ कोई एकाकी इंश्योरेंस लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि पहले लाइफ इंश्योरेंस लो या हेल्थ इंश्योरेंस लो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि फॉर व्हाट रीजन एम आई लाइबल टू गो टू क्या रीज़न से मुझे हॉस्पिटल पहले जाना पड़ सकता है। क्या मेरी मौत होगी या मेरी डेथ होगी इस रीज़न से, या मुझे कोई सर्दी खांसी जुकाम कोविड या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई। तो आपके मरने के चांसेस कम है बट आपके हॉस्पिटल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पहले लेना चाहिए बिकॉज आपको हॉस्पिटल जाने के चांसेस आपके या एक इंडिविजुअल के ज़्यादा होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस का भी एक पॉइंट है कि लाइफ इंश्योरेंस ज़िंदगी में आप जितना लेट लेते हो उतना आपका प्रीमियम हाई रहता है। जितनी कम एज में आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो उसका प्रीमियम अमाउंट कम रहता है। रीज़न, आप समझो 40 ईयर्स के हो तो आपके इस दुनिया से जाने के चांसेस हाई है, तो आपके लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो हाई होगा। आप 20 साल के हो और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो उसका प्रीमियम कम आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड
आपको ट्रू सेंस में टर्म इंश्योरेंस, दिस इज़ व्हाट आई फील कि आपको लेना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हो तो आपको इंडेमनिटी इंश्योरेंसेस भी लेनी चाहिए, बिकॉज प्रोसीजर्स है, एरर्स होते हैं नोइंगली या अननोइंगली, और अगर कोई पेशेंट या कोई अनवांटेड अगर आपके ऊपर कोई केस होता है तो आपको अपने पॉकेट से बहुत सारा एक हैवी अमाउंट नहीं पे करना पड़े। एंड मुझे ये भी लगता है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस जैसे इंश्योरेंसेस भी होने चाहिए, जहाँ पे कि न आप इस दुनिया से गए हो, न जिंदा हो, न मरे हो, उस बीच में अगर आप अटक गए, हॉस्पिटल में नहीं हो तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा, और आप मरे नहीं हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, वहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस काम आता है। तो इस तरह के इंश्योरेंसेस या डिसेबिलिटी इंश्योरेंसेस, इस तरह के इंश्योरेंसेस आपको लेने लेने, दिस इज व्हाट आई थिंक। ग्रेट सर, एक्चुअली तीनों चीज़ें बहुत सुपर बोली आपने। नाउ लेट्स मूव टू द एंड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई है टू आवर ऑडियंस ऑल्सो, एंड आपका जो एक्सपीरियंस है, आई पर्सनली लविंग कि जो आप टॉकेटिव को बताते हो चीज़ें, आई पर्सनली लविंग, बहुत सुपर बोला है आपने। एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली माई प्लेजर। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ सीखी है, कुछ मेंटोर्स हैं। हमेशा वो चीज़ लाइफ में हम मेंटोर से नहीं सीखते, कई सारी चीज़ें हम अपने से छोटे लोगों से भी सीखते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग विगलेस से सीख रहे हैं। सो बी ओपन टू लर्निंग एंड डोंट बी ओनली अ रिसीवर। दुनिया में सिर्फ हम रिसीव करने या लेने नहीं आए, प्लीज़ अपना ज्ञान बांटिए। आपकी जो अपकमिंग जनरेशन है, आप उनके लिए टाइम स्पेंड कीजिए और इससे वो सीखेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching this video. I hope you understand this video. ये वाले पॉडकास्ट में हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की थी, तो आई होप कि आप इन चीज़ों को सिर्फ वीडियो में देखें ना, इसी के साथ साथ आप इम्प्लीमेंट कीजिए इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट से वैल्यू मिलती है, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू दिस पॉडकास्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच। इनफेंट्स।